आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जब से हमने एफसीआई के वीडियोस डाले हैं और जब से एफसीआई का नोटिफिकेशन आया है, खास करके जो AG3 वाली पोस्ट है, उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास डाउट्स आ गए कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं उन बच्चों का डाउट आपके सामने लेके आया हूँ और इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाने की। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके मन में नहीं आया हो लेकिन वो किसी दूसरे बच्चे के मन में आ गया हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका डाउट पूरी तरीके से एफसीआई को लेके क्लियर हो जाएगा कि एफसीआई की जॉब कैसी है, उसका थोड़ा बहुत प्रोफाइल क्या है और उसके अंदर हमको कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन से जोन से अप्लाई करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों के माइंड में थोड़ी बहुत क्लियरिटी बन सके। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लेते हैं। तो क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि अगर कोई नॉर्थ जोन से है और वो ईस्ट जोन से भरता है तो उसका एग्जाम सेंटर नॉर्थ में भर सकते हैं क्या। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे इसके अंदर 5 जोन है शायद, जैसे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और एक शायद नॉर्थ ईस्ट है। तो ये जो 4-5 जोन है, अब आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो दूसरे जोन में नहीं आएगा। जैसे मान लो मैंने साउथ जोन से फॉर्म भरा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा एग्जाम सेंटर, क्योंकि मैं नॉर्थ का रहने वाला हूँ, तो मेरा नॉर्थ में आ जाए, ये ऑप्शन एफसीआई नहीं देता है। इतना ऑप्शन जरूर उसके अंदर रहता है कि जैसे आपने नॉर्थ से फॉर्म भरा है तो उसके अंदर 4-5 स्टेट रहते हैं हर जोन के अंदर। अब नॉर्थ जोन के अंदर आपने कहा कि यार मुझको फलाना फलाना स्टेट में मतलब मेरा एग्जाम सेंटर चाहिए, तो वहां पे आपको एग्जाम सेंटर मिल सकता है कि आप जिस स्टेट से हैं और आपने उस स्टेट का उस फॉर्म के अंदर भरा है तो वहां आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को मैं फॉर्म किसी दूसरे जोन से भरूं और मुझे किसी दूसरे जोन में एग्जाम सेंटर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियरली समझ आ गई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये आया है कि ऑल जोन का क्वेश्चन पेपर सेम होगा या डिफरेंट होगा। ये चीज बहुत ध्यान से समझना कि क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरे भारत में जो पेपर होगा वो सब कुछ सेम ही रहेगा। जैसे किसी ने नॉर्थ जोन में कोई बच्चा बैठ रहा है, उसका कोई दोस्त है वो साउथ जोन से बैठ रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से बैठ रहा है, तो सबका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सेम ही होगा। चाहे वो फेज 1 का पेपर हो चाहे फेज 2 का पेपर हो, जो पेपर पैटर्न है वो सब कुछ सेम रहेगा। उसके अंदर क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे हर शिफ्ट के अंदर वो सब कुछ सेम रहेंगे। जैसे शिफ्ट वाइज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि पहले शिफ्ट में कुछ और क्वेश्चन हो, दूसरे शिफ्ट में और क्वेश्चन हो, लेकिन जो ओवरऑल जो पेपर बनेगा पूरे भारत का वो सेम बनेगा। ये चीज आगे ढंग से समझ में, ये चीज दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि मैं नॉर्थ से अप्लाई करूंगा तो कोई बच्चा अगर कोई कह दे कि नहीं नॉर्थ से पिछले साल इजी आया था तो अपन नॉर्थ से अप्लाई कर देते हैं, मैं रहने वाला वेस्ट का हूँ वहां से अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे भारत में जो एग्जाम का लेवल है, जो एग्जाम के क्वेश्चन है, जो पेपर पैटर्न है, वो सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि कैन यू सजेस्ट बेस्ट प्रीवियस बुक्स फॉर एफसीआई ग्रेड 3 डिपो। तो बेस्ट बुक तो देखो ऐसा है कि जैसे ऑलिव बोर्ड है, एग्जाम भी है, तो इन दो का काफी ज्यादा नाम है और इन दो के कूपन कोड भी हमारे पास हैं। तो मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप इनके मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, इनका कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये एफसीआई का कोर्स प्रोवाइड करते हैं और इन दोनों का काफी मार्केट में नाम है। इनके अलावा भी अगर आपकी नज़र में कोई है जो एफसीआई का अच्छा पढ़ाता है या आपके लोकल लेवल पे आपके पास कोई ट्यूटर्स हैं तो आप उनकी मदद भी ले सकते हैं, तो वहीं से आप कोर्स परचेज करेंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है क्योंकि पब्लिक कंपटीशन है। पब्लिक कंपटीशन में ये नहीं होता है कि आप इस पब्लिशर की एक बुक पढ़ लो तो आपका पेपर पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो पब्लिशर होते हैं या जो साइट्स होती है वो आपका कोर्स जब आप उनसे परचेज करते हो तो वो आपको मदद कर सकती है, आपको एक गाइडलाइन दे सकती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा कोई अगर मुझसे पूछेगा कि इसकी कोई फिक्स बुक बता दो, तो ये कोई अपना 9th क्लास का या 10th क्लास का पेपर नहीं है कि हमने इस बुक को सॉल्व कर लिया और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी कंसेप्चुअल स्टडी कितनी क्लियर हो सकती है, इसके अंदर आपका कोर्स मदद कर सकता है। तो मैंने आपको बता दिया ऑलिव बोर्ड का और एग्जाम बी का, दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन कोड शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं वहां से कोर्स परचेज करना तो आपको जितना डिस्काउंट दूसरे के कोर्स पे मिलेगा, मतलब जितना डिस्काउंट आपको वहां के कूपन कोड पे मिलेगा उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको हमारा कोड लगाने पे मिलेगा। और अगर इसके अलावा आपके मन में कोई दूसरा कोर्स परचेज करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। फिर एक चीज और है कि कैन वी अप्लाई फॉर जनरल एंड डिपो 2। ये बहुत अच्छी चीज है कि ये इसने पूछा, ये मेरे मन में भी आया था जब मैंने इसको फॉर्म को देखा ढंग से कि क्या मैं 2 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कोई जनरल के लिए भी अप्लाई कर दे, डिपो के लिए भी कर दे, तो नहीं, आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और
दो के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चे अगर हिंदी के लिए एलिजिबल हैं, इसमें हिंदी से रिलेटेड भी कोई पोस्ट है, कोई टेक्निकल के लिए भी एलिजिबल है, तो वो सोच रहा है कि मैं AG3 जनरल के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ और जो स्पेशलाइज प्रोफाइल निकली उसके लिए भी कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, आप केवल एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ माइंड में एकदम क्लियर रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि एग्जाम की कट ऑफ सभी जोन के लिए अलग अलग होगी या सभी जोन की कट ऑफ सेम ही होगी। तो इसके अंदर ऐसा है कि जो मैंने देखो पहले एक क्वेश्चन आया था पेपर पैटर्न को लेके, तो पेपर पैटर्न पूरे भारत का सेम होगा, लेकिन जो कट ऑफ वाला पार्ट है, कट ऑफ हर जोन की अलग अलग रहेगी। ये डिपेंड करता है कि कौन से जोन में कितना कंपटीशन है, वहाँ किस लेवल के बच्चे बैठे हैं, वहाँ का कट ऑफ, वहाँ की वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। तो जो कट ऑफ वाला जो पार्ट है वो जोन वाइज अलग अलग रहेगा। किसी जोन की हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, किसी जोन की हो सकता है थोड़ी कम हो। तो ये जो कट ऑफ है ये पूरे भारत की सेम नहीं रहेगी। जैसा IBPS PO के अंदर होता है कि पूरे भारत की कट ऑफ सेम रहती है, लेकिन IBPS क्लर्क में स्टेट वाइज कट ऑफ रहती है। तो इसके अंदर भी वही क्लैरिकल वाला पैटर्न है। फर्क इसके अंदर ये है कि इसमें कट ऑफ स्टेट वाइज नहीं जाती है, जोन वाइज जाती है। जिस 5 जोन के अंदर इन्होंने FCI को डिवाइड कर रखा है उस हिसाब से इसमें कट ऑफ जाती है। फिर इसके अंदर है दूसरा क्वेश्चन, एक जने ने पूछा है, अंजलि कुशवाहा ने, कि आई एम एलिजिबल फॉर बोथ टेक्निकल एंड जनरल, किसमें सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई बार जो टेक्निकल के लिए एलिजिबल है या कोई हिंदी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो ये मन में मुझसे बार बार, ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए, केवल इसी का क्वेश्चन नहीं है, कि उनके मन में चीज़ें बार बार आ रही है कि मैं इसके लिए अप्लाई करूँ या इसके लिए अप्लाई करूँ। तो मैं इसका आपको सीधा सा एक फॉर्मूला देता हूँ अप्लाई करने का। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अगर आपका मन कर रहा है कि यार मैं टेक्निकल के लिए अप्लाई करता हूँ, तो आपको ये देखना है कि आपको जिस जोन से भरना है वहाँ पे टेक्निकल की कितनी पोस्ट निकली है, क्या जनरल की और टेक्निकल की जो पोस्ट है क्या दोनों की बराबर निकली है, या टेक्निकल की बहुत कम पोस्ट निकली है। तो फिर आपको ये देखना है कि यार इतनी कम पोस्ट पे आपको देखना है कि जो आपका जो स्पेशलाइज्ड वाला जो पार्ट है जिससे रिलेटेड आपको फेज 2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या वो आपका इतना स्ट्रांग है, क्या आपको इतना सेल्फ बिलीफ है कि मैं इतनी कम पोस्ट होने के बाद भी वहां से निकल जाऊंगा। अगर ऐसा है तो आप फिर उसके अंदर फॉर्म भरो जिसके अंदर आपको ज़्यादा सूटेबिलिटी हो और आपको इतना कॉन्फिडेंस हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और मन में लग रहा है कि नहीं यार इसमें पोस्ट बहुत कम है और मुझे जनरल कैडर से अप्लाई करना चाहिए, या टेक्निकल में अगर पोस्ट ज़्यादा है तो वहाँ से अप्लाई करना चाहिए, तो फिर आपको ये देखना है कि आपको उसी कैडर में अप्लाई करना है जिसमें पोस्ट ज़्यादा हो। साथ साथ इसमें यह भी चीज़ याद रखनी है कि जैसे अगर आप टेक्निकल कैडर से अप्लाई करेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो जनरल कैडर में जितने फॉर्म भरे जाएंगे उससे कम ही टेक्निकल कैडर में भरे जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसका रेशियो ये भी मिलाना है कि पोस्ट कितनी है, क्योंकि पोस्ट भी कम रहेगी। तो ये आपको थोड़ा सा खुद को एनालाइज करके, क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अब ये इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूट आके बोल देगा कि नहीं आपको टेक्निकल से अप्लाई नहीं करना है, आपको AG3 जनरल से अप्लाई करना है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको अपनी फील्ड पे और खुद पे कितना भरोसा है, उस हिसाब से आपको इसको बहुत ध्यान से देखते हुए फॉर्म फिलअप करना है। इसलिए मैं इसके अंदर कोई स्पष्ट आपको जवाब नहीं दूंगा, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया है कि क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने FCI का पूरा नोटिफिकेशन देखा, एक साक्षी जैन का हमने इंटरव्यू डाल रखा है, उससे भी हमने पूछा है, तो उसने भी बोला है कि पिछली बार सेक्शनल कट ऑफ नहीं गई थी। उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर भी नहीं लिखा है कि सेक्शनल कट ऑफ जाएगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे जो एग्जाम होते हैं जिनमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती तो वो नोटिफिकेशन के अंदर ही लिख देते हैं कि इसके अंदर नो सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। लेकिन FCI ने ये भी नहीं लिखा है कि सेक्शनल कट ऑफ जाएगी और ये भी नहीं लिखा है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है और उस हिसाब से वहाँ पेपर देना है। अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि मुझे रीजनिंग के बस 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, 15 ही अटेम्प्ट करने हैं। तैयारी पूरी करनी है और पेपर जिस हिसाब से वहाँ आपका बनता है उस हिसाब से आपको पूरा उसी तरीके से अटेम्प्ट करके आना है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन FCI कैटेगरी 3 डिपो बेस्ड ऑन बैंकिंग एग्जाम और SSC एग्जाम। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस पर काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बन चुके हैं कि इस बार का जो FCI का पेपर है वो बैंकिंग एग्जाम से आएगा या SSC एग्जाम से आएगा। तो इसमें मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं कि जहां तक मैंने लोगों से पूछा है तो लोगों ने बोला है कि पेपर जो है इसका IBPS करा रहा है, और जब पेपर किसी का IBPS कराता है तो उसका पैटर्न जो है मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि बैंकिंग का रहता है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि कुछ एक लोगों ने ऐसा भी बोला है जो FCI में अभी वर्क करते हैं कि एक बार ये बैंकिंग लेवल की तरह बनता है और एक बार SSC लेवल की तरह इसका पैटर्न बनता है।
तो पिछली बार तो इसका बैंकिंग के जैसा पैटर्न था, और पिछली बार साक्षी जैन ने खुद ने बोला था, जब मैंने उससे अभी बात करी इन क्वेश्चन से रिलेटेड, उसने बोला कि उसने 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे जो उसके पेपर में आए थे। तो इससे आप लेवल का पता कर सकते हैं कि लेवल थोड़ा इजी आता है इसका बैंकिंग और एसएससी के कंपैरिजन में। अब पैटर्न का सवाल रहा कि बैंकिंग के पैटर्न का आता है कि एसएससी के पैटर्न का आता है, तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेके आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा ये करो कि जो रीजनिंग एप्टी और आपका जो एक इसके अंदर इस बार जनरल करके कुछ एक पार्ट जुड़ गया जो एसएससी वाले बच्चों को ज़्यादा सूट करता है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह ये आती है। अगर उस पार्ट को आप निकाल दो तो आपका जो बचा हुआ पार्ट है, तो अगर आपने बैंक पीओ, एसबीआई पीओ की ढंग से तैयारी करी है, तो मेरा ये मानना है कि वो 3 पार्ट आप बैंकिंग के जैसे ही तैयारी करो तो चांस है कि आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर आईबीपीएस करा रहा है, तो हो सकता है इसका पैटर्न बैंकिंग जैसा ही रहे। जो चौथा वाला जो सब्जेक्ट है जिसको लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 6th से लेके 10th तक की आपको बुक्स थोड़ी बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो। अगर आप ऑन एन एवरेज तैयारी करना चाहते हो तो किसी पब्लिशर की बुक खरीद के, जैसा मैंने अभी बताया था एग्जाम भी, ऑलिव बोर्ड, तो ये काफ़ी सारे लोग बुक्स निकालेंगे अपनी, तो इनकी बुक लेके आप उस सब्जेक्ट की जनरल स्टडीज की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चांस ये है कि जो बैंकिंग के सब्जेक्ट हैं उनका पेपर पैटर्न बैंकिंग जैसा ही रहेगा, ये एसएससी जैसा नहीं रहेगा। और अगर एसएससी जैसा थोड़ा बहुत आता भी है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपने आईबीपीएस, पीओ की और इनकी पेपर की तैयारी अच्छे से करी है तो आपका इसकी तैयारी एफसीआई की मान ली जाएगी और वहाँ पेपर अच्छे से फाइट कर सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आया है कि हाउ मेनी मैक्सिमम पोस्ट वी कैन अप्लाई और अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है मैं टेक्निकल के लिए भी कर दूं, जनरल कैडर के लिए भी कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा, आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि मैम एफसीआई का फेज 1 एंड फेज 2 सेम डे होगा? नहीं होगा, पहले फेज 1 होगा, फिर फेज 2 होगा, उसके बाद फेज 2 होगा। दोनों का एग्जाम एक दिन नहीं होगा। जैसा आईबीपीएस में होता है, पहले प्री होता है फिर बाद में मेंस होता है, तो इसके अंदर भी ये होगा, पहले आपको फेज 1 क्लियर करना होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आप फेज 2 के लिए एलिजिबल होगे और उसकी एग्जाम डेट एफसीआई अलग से रिलीज करेगा। फिर एक क्वेश्चन आया कि इसमें होम पोस्टिंग मिलती है क्या? तो होम पोस्टिंग की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि आपने मान लो जैसे आप नॉर्थ जोन के किसी स्टेट से हो और आपने नॉर्थ जोन भरा है, तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपको होम स्टेट मिल जाएगा। अब उस होम स्टेट में आप किस सिटी में रहते हो, क्या वहाँ एफसीआई का ऑफिस है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों पे आपकी किस्मत पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, लेकिन जोन आपको वही मिलेगा जिस जोन के लिए आपने अप्लाई किया है। एक क्वेश्चन और कई बार बच्चे पूछते हैं क्या हम जोन चेंज कर सकते हैं? तो 2 या 3 साल बाद कुछ इसका एक क्राइटेरिया है और मैं अभी इसके बारे में पता कर रहा हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हम साक्षी जैन के साथ फिर से एक इंटरव्यू लेके आए ताकि वो ये जो क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं उनको वो ढंग से समझा सके। तो ऐसा बोलते हैं कि 2-3 साल बाद आप अपना जोन बदल सकते हो। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे एफसीआई से रिलेटेड जो अपन ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर एफसीआई के और डाउट्स आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं। हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।